नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में डेंगू ने ली एक और मासूम की जान। अब तक 10 की मौत, 1800 से ज्यादा पीड़ित। स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव के लिए विशेष सत्र बुला सकती है दिल्ली सरकार। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद एलजेपी नाराज, लेकिन गठबंधन का साथ निभाने का दिया भरोसा। बीजेपी ने किया मतभेद से इनकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 70वां सत्र आज से। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर होगी चर्चा। भारत ने बताया राजनयिक जीत। हिंद महासागर में सुरक्षा और शांति के लिए साथ आए भारत और श्रीलंका। दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर सहमति। 3 दिन के भारत दौरे पर हैं श्रीलंकाई प्रधानमंत्री। और अगस्त में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झटका। व्यापार घाटा बढ़ा, 21% से ज्यादा गिरा निर्यात। सोने का आयात 140% से ज्यादा। शुरुआत पहली खबर से। दिल्ली में डेंगू से एक और बच्चे की मौत हो गई है। इसके साथ ही राजधानी में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है, जबकि 1850 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलाज में लापरवाही बरतने और मरीजों को भर्ती न करने पर अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कही है। ये तस्वीर है 6 साल के अमन की। इस घर में कभी अमन की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन आज यहाँ मातम पसरा है। डेंगू की चपेट में आने के बाद 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद उसे सही इलाज नहीं मिला। अस्पतालों की बदइंतजामी से मासूम की जान चली गई। इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। एक्शन कुछ अच्छा सा गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए, ताकि ये सब हॉस्पिटल वाले समझ जाएं कि किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है और दोषी अस्पतालों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। हमारे हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से तैयार हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। मरते हुए लोगों को एडमिट नहीं किया और उनको वापस भेज दिया। उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। बीते सालों के मुकाबले इस साल सितंबर तक मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। वक्त पर इलाज न मिलने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। आईएमए की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि सब डेंगू फीवर को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीवियर डेंगू को एडमिट करने की ज़रूरत है। पैनिक मत करिए बिल्कुल भी। डेंगू डायग्नोसिस डज नॉट मीन दैट यू विल डाई। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इस बार एम्स की लैब रिपोर्ट में देश में डेंगू के टाइप 4 वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब तक 1850 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 साल में सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने स्पेशल फीवर क्लिनिक खोलने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वो किसी मरीज को भर्ती करने से मना न करें। सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी अस्पतालों में स्पेशल फीवर क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया है। 3 नोडल अफसरों की भी नियुक्ति की गई है। दिल्ली के सभी डॉक्टर्स की और नर्सेज की और जो पैरामेडिक्स हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हमें लगता है कि अगले महीने तक जरूरत पड़ेगी उन लोगों की। सबको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे डिजास्टर के जितने बेड हैं, जो मैंने 1000 बेड के लिए बोला था, तो उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते तक पूरा करना है। तो डिजास्टर के बेड्स को भी डेंगू के लिए यूज़ किया जाएगा और भी जितने भी तरीके हैं सारे अपनाए जाएंगे। मतलब हम लोगों को डेंगू से किसी भी तरीके की जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। डेंगू की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने का फैसला किया गया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच इसके लक्षण और बचाव के उपाय जानना जरूरी है। डेंगू से पीड़ित होने पर तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है। उल्टी, दस्त के साथ ही चमड़ी के नीचे लाल धब्बे दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू से बचने के लिए घर के अंदर और आसपास पानी न जमा होने दें। कूलर का पानी बदलते रहें। मच्छरों से बचने के लिए क्रीम और घरों में जाली लगाएं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है
और ये साफ और जमा पानी में ही पनपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए और जानकारी के लिए भी हमारे साथ आरएमएल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर A.K. गटपाइले मौजूद हैं। डॉक्टर गटपाइले, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, क्या आपको लगता है कि जितना आतंक है फ़िलहाल दिल्ली में, खासकर जब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और ख़ासकर उसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, समस्या ये भी आई कि अस्पताल तक में लोग दाखिल करने को तैयार नहीं है, क्या जिस तरह का आतंक है डेंगू को लेकर, क्या उसकी ज़रूरत है या वाकई आपको लगता है कि इस मामले में ज़्यादा लोगों को शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है? जैसे आपने बोला कि आतंक मताना कोई अच्छी बात नहीं है और 99.9% डेंगू स्वयं दुरुस्त हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती। एक तो हमें हेल्थ एजुकेशन देना है मरीजों को। ये कैसे दुरुस्त हो जाता है आपने बताया? सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है ये। ओनली कॉम्प्लिकेटेड मरीज को भर्ती करना पड़ता है, उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, उन्हीं मरीजों को भर्ती करते हैं। सभी मरीज डेंगू जितने डायग्नोस हुए उनको भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे विस्तृत रूप से बताइए कि आखिर किस स्टेज पर यह माना जाना चाहिए कि भर्ती किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही डेंगू का नाम आता है सबसे पहले बात ये होती है कि अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोगों की गलत भावना है। मैं ये बोलूँगा कि डेंगू के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, बदन टूटना, ये आम कोई भी वायरल फीवर में होता है। आदमी ज़्यादा अपना चतुर होने की वजह से अपना डेंगू की टेस्ट कर लेता है और डेंगू की टेस्ट की वजह से उसको पता चल जाता है कि ये मुझे डेंगू फीवर है। लेकिन हर एक डेंगू फीवर को एडमिट करने की ज़रूरत होती नहीं है जब तक उसके वार्निंग साइंस नहीं। वार्निंग साइन ये है कि जिसको तरह तरह की उल्टी आना, पेट में सीवियर दर्द होना, बुखार का ना टूटना, बेसुध होना, बेहोश हो जाना और एकदम डायरिया, लूज मोशंस या ब्लीडिंग होना, ये जो वार्निंग साइंस है तभी उस पेशेंट को हम लोग भर्ती करते हैं। हर पेशेंट, डेंगू पेशेंट जो डायग्नोस हुआ है उसको भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, कब किस हद तक ये माने कि अगर माना किसी बच्चे को डेंगू हो रहा है या बड़े को भी हो रहा है, जो उसके गार्जियंस हैं, वो कब वो वक्त आता है जब उसको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है? मैंने जैसा बताया कि भाई जिसको पेशेंट को यदि सुस्ती कम हो गई है, बिल्कुल निश्चित हो रहा है, या उसको ब्लीडिंग हो रहा है, या उसको कांस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, क्योंकि डेंगू में हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन करना चाहिए, पानी अच्छा पिलाना चाहिए और साथ में पैरासीटामोल की टैबलेट देना चाहिए। डेंगू में यही इलाज होता है। ये इलाज हर आदमी अपने घर में कर सकता है। लेकिन अगर लक्षण बढ़ रहे हैं तो दाखिल करने की जरूरत है। यदि वो पेशेंट ओरली नहीं ले सकता है, मुंह से नहीं ले सकता है, तो नेचुरली उसको एडमिट करना पड़ेगा। सवाल बार बार ये उठ रहा है उस बच्चे को एडमिट ना करने के बाद कि क्या दिल्ली के अस्पताल इसके लिए तैयार नहीं है, क्या हमारे पास सुविधा नहीं है, या वाकई एक तरह से डॉक्टर्स में एक इंडिफरेंस है, एक लापरवाही है मरीजों को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक मुझे उस पेशेंट के बारे में जो पता चला है, इस पेशेंट का छोटा बच्चा जो अमन की बात कर रहे होंगे थे आप, अमन के बारे में जो मुझे पता चला है कि ये पेशेंट को 5वें दिन में भर्ती किया गया और 5वें दिन में ऐसा होता है कि बच्चा खिलता है, मीन्स बुखार टूट जाता है और टूटने के बाद में उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। यही मैं लोगों को वार्निंग साइन बताना चाहता था कि भाई बुखार पहले होता है, लेकिन 4-5वें दिन के बाद में उसका जो प्लेटलेट्स डाउन होता है, लेकिन हर आदमी प्लेटलेट की कोई ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जब तक हमें ये नहीं पता है कि हीमेटोक्रिट वैल्यू जो होती है, PCV प्लेक सेल वॉल्यूम या हीमोग्लोबिन उसका बहुत बढ़ जाता है, तब हम बोलते हैं कि इसको ज़रूरत होती है। लेकिन डॉक्टर, इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो है वो ये कि जिस तरह का आतंक है और जिस तरह का खौफ है डेंगू को लेकर, प्राइवेट जो चिकित्सा है हमारे पास, उसमें काफ़ी हद तक पैसा भी खर्च हो रहा है लोगों का, कि ज़रा सा बुखार होता है फ़ौरन जो है वो डेंगू के लिए चेकअप करने के लिए बोल दिया जाता है, ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है और कुछ हज़ार रुपए किसी भी आम आदमी के यूं ही खर्च हो जाते हैं। मैं यही बोलूँगा लोगों को कि भाई डेंगू की टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स भी तो लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक मच्छर काटने से दूसरे को भी तो हो सकता है। टेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन एडमिशन करना या भर्ती होना कोई ज़रूरी नहीं है जब तक कॉम्प्लिकेशन। लेकिन बुखार भी कितनी तरह का बुखार होता है, वो और भी वायरल भी फीवर हो सकता है, तो ये कैसे माना जाए, कब वाकई ये तय होना चाहिए कि अब हमें डेंगू के लिए इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड टेस्ट करने के बाद में हमें उसके पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। और ब्लड टेस्ट से पहले? ब्लड टेस्ट के बारे में तो उसके बाद, यानी अगर किसी को बुखार आया है तो ब्लड टेस्ट डेंगू का होना चाहिए? ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ब्लड टेस्ट में इमीडिएट ब्लड टेस्ट विदिन 4 to 5 डेज में एक अलग टेस्ट होती है, 5 दिन के बाद दूसरी टेस्ट होती है। पहली वाली जो टेस्ट होती है वो इमीडिएट आपको रिजल्ट देता है 4 to 5 आवर्स में, और उसके साथ में हम लोग कंप्लीट हीमोग्राम करते। उस हीमोग्राम से कुछ पैरामीटर्स होते, उससे हमें पता चलता है कि हो सकता है वायरल फीवर हो।
लेकिन अब जितनी तादाद में डेंगू फैल गया है, क्या आपको लगता है कि सरकार को ये चाहिए कि अलग से विभाग बना दिया जाए कि जो लोग डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनको अलग भर्ती किया जाए, क्योंकि हमारे अस्पताल पहले से ही ओवरक्राउडेड हैं? आपको लगता है इसके लिए अलग व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है? इस स्तर पर हो गया है। जहाँ तक मुझे पता चला है सभी हॉस्पिटलों ने अलग से व्यवस्था की है और कुछ ईयर मार्क बेड कर लिए हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि अवेयरनेस होने की वजह से लोग अपनी टेस्ट करके डायग्नोसिस करा रहे हैं। अच्छी बात है, उससे प्रिवेंशन मेजर हम लोग ले सकते हैं ताकि दूसरे को ना हो। यानी डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को डेंगू डायग्नोस होता है तो वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ राज्यसभा टेलीविजन के दर्शक हैं, उनको आप ये जानकारी दे रहे हैं। मैं तो ये जानकारी देना चाहूँगा कि अपना टेस्ट कर सकता है, टेस्ट फोकट में होती है सरकारी अस्पताल में। ठीक है, यानी टेस्ट भी होता है और आप ये कह रहे हैं कि इलाज भी फोकट में होता है। हाँ, और मार्क भी कर रखा है अलग से कि ये बेड उनके हैं, विभाग भी उनका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि ज्यादा भी आए तब भी हम लोग अकोमोडेट करते हैं। रिफ्यूजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गटपायले। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर और छोटे से ब्रेक के बाद आ जाएंगे। हिंदी बने जन जन की जुबान, मंथन के लिए जुटे विद्वान। क्या है हिंदी की दिशा? यकीनन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बहाने हमें ये एक बार अपने अंदर झांकने का अवसर मिला है कि आखिर आने वाले दिनों में हमें राष्ट्रभाषा को लेकर क्या करना चाहिए। दुनिया में कैसे बढ़े पहचान। देखिए RSTV विशेष जन जन की भाषा, शाम 7:30 बजे। बिहार की बात करते हैं। एलजेपी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी नेता चिराग पासवान का कहना है कि पहले से तय फॉर्मूले के मुताबिक सीटों का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने सोमवार रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करके पार्टी की चिंता से उन्हें अवगत कराया। हालांकि अमित शाह से भरोसा मिलने के बाद चिराग ने मसला सुलझा लेने की बात कही। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के लिए शॉकिंग बस इतना था कि जिस तरीके से हम लोगों को जो जानकारी दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर था। चिराग पासवान का यह बयान एलजेपी की नाराजगी को जाहिर करने के लिए काफी है। एनडीए के घटक दलों के बीच सोमवार को सीटों पर सहमति बनी थी। इसके तहत एलजेपी के खाते में 40 सीटें गईं, लेकिन इसके कुछ देर बाद से एलजेपी के नाराज होने की खबरें आईं। फिर शुरू हुआ मान मनोबल का दौर। देर रात चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पार्टी की चिंताओं से अवगत कराया। जो हमारी चिंताएं थी उसके समाधान के लिए, उसको सुनने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देर रात मुझे अपने निवास पर बुलाया। वहां पर जाके मैंने प्रमुखता से सारी बातें उनके सामने रखी और आश्वासन बस इस बात का मिला कि जो हमारी चिंताएं हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और जब अध्यक्ष जी इस बात को बोल रहे हैं मैं उस बात पर यकीन करूंगा। इस बीच बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार सुबह एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एनडीए घटकों के बीच मतभेद से इनकार किया। बिहार में एक नई सरकार बनानी है, एनडीए को जिताना है। पूरा एनडीए उस काम पे लग चुका है। बाकी जब सीट की बंटवारा होती है, सारा विषय तो थोड़ा थोड़ा एंगल रहता है, उसको तो आपसी बातचीत में सुलझाया जाता है। हमारे वहाँ एकजुट पूरा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में खींचतान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। कोई वैचारिक एकता तो है नहीं, वैचारिक एकता नहीं है, सब एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस का वो अलायंस है, इसलिए उसमें तो इस तरह का उठापटक चलता रहेगा। कई दिनों के मंथन और बैठकों के बाद सोमवार को एनडीए के बीच सीटों पर सहमति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समुद्री इलाके में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के लिए साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। दोनों देश जल्द ही समग्र आर्थिक सहयोग संधि को अंतिम रूप देने पर भी राजी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच मानवीय आधार पर मछुआरों की समस्या को दूर करने पर भी सहमति बनी। भारत दौरे के दूसरे दिन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबला करने में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही सामुद्रिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने का भरोसा जताया। We will intensify cooperation in combating terrorism and work together
for security and stability in our maritime neighborhood. Sri Lanka is our largest partner in defense training program, and we will continue to expand our cooperation in this area. भारत श्रीलंका के बीच 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। ये समझौते सार्क सैटेलाइट, छोटे प्रोजेक्ट, चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस सेवा में सहयोग से संबंधित हैं। दोनों देशों के मछुआरा संघों के बीच इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी। We've had the occasion of discussing the issue of fisheries in the POC Strait and the need for the fishermen on both sides who are also related to have discussions and hopefully conclude it within a time-bound framework. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि, विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और विकास के हर क्षेत्र में सहयोग का भरोसा दिया। गृह युद्ध के बाद भारत वहां विस्थापित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनवा रहा है। रेल मार्ग भी भारत के सहयोग से बन रहा है। हिंद महासागर में जब भी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप बढ़ा है, श्रीलंका और भारत दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। एक समय अमेरिका की वजह से था, बाद में चीन की वजह से यह शुरू हुआ। इसलिए श्रीलंका ने महसूस किया है कि शक्ति संतुलन और शांति के लिए भारत के साथ आना जरूरी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे कुछ ठोस कदम उठाने जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर रेल क्रॉसिंग की दुर्घटनाओं और मानवीय चूक को रोकने पर है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सुरक्षा के मसले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ आज बैठक की। इसमें कई अहम फैसले किए गए। सुरक्षा के तमाम दावों के बीच भी बढ़ती रेल दुर्घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का जोर रेलवे शून्य दुर्घटना मिशन के तहत ठोस योजना बनाने पर है। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। ट्रैक रिन्यूअल और ट्रैक से रिलेटेड बाकी सब मुद्दों के लिए भी करीब 40,000 करोड़ के करीब की आवश्यकता होगी। सो टोटल मिला के ये फिगर करीब 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ के बीच की है। हम लोगों ने इसमें एक प्लान बनाया है। हम मंत्री जी से इस विषय में चर्चा हुई है और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच करने वाले हैं कि हमें एक स्पेशल सेफ्टी फंड दिया जाए। रेलवे की सबसे बड़ी चिंता रेलवे क्रॉसिंग को लेकर है, जिनकी वजह से 40% दुर्घटनाएं होती हैं। कर्मचारी की लापरवाही और उपकरणों के फेल होने से 40% दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनको टालने के लिए रेलवे अत्याधुनिक साधनों का उपयोग करेगा। इस मामले में इसरो और RDSO की मदद ली जा रही है। सेफ्टी ऑडिट को भी मजबूत बनाया जा रहा है। चर्चा में ये भी मुद्दा आया है कि हम अपने सेफ्टी ऑडिट को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल एलिमेंट कैसे ला सकते हैं, उसमें इंडिपेंडेंस कैसे ला सकते हैं और जो उसमें कमियां हमारे सामने आए उनको हम जल्दी से जल्दी कंप्लाई कैसे कर सकते हैं। देश में रोज करीब 20,000 रेलगाड़ियां चलती हैं। इनमें 3 करोड़ मुसाफिर सफर करते हैं और 30 लाख टन माल की ढुलाई होती है। ऐसे में बढ़ते दबाव और दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण में जुटी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरे आरोपियों की याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को 21 सितंबर की सूची से हटाने का आदेश दिया है। कपिल सिब्बल की अगुवाई में वरिष्ठ वकीलों के समूह ने इस मामले को सूची से हटाने की मांग की थी। अब मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू तय करेंगे कि इस मामले की कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोल ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत ने बतौर आरोपी तलब किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी थी। अगस्त में भारत के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। निर्यात में 20.66% की कमी आई। इस दौरान 21.26 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। आयात में भी 9.95% की गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 33.74 अरब डॉलर मूल्य के सामान का आयात हुआ। निर्यात में भारी कमी से व्यापार घाटा 12.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अगस्त में सोने के आयात में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। इस दौरान सोने का आयात 140% बढ़ गया।
दो देशों की 4 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति आज कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति यहां प्रधानमंत्री समेत कई दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत भी होगी। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति यहां अपने प्रवास के दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात कर कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का मुख्य जोर लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति पर होगा कि जो सरकार की पॉलिसी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, उसमें ये आसियान का हिस्सा है और इसलिए इनके साथ संबंध बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री के बुलावे पर नोम पेन पहुंचे उपराष्ट्रपति का मुख्य जोर आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी होगा। लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम तक, ये सब एक कंटिन्यूअस वो है और डिस्टेंसेस कम हैं। कनेक्टिविटी पे दोनों सब देश काम कर रहे हैं, तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी उसका लाभ हमको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले। करीब 7% की दर से विकास कर रही कंबोडिया की अर्थव्यवस्था पूर्वी एशियाई देशों में काफी अहम है। वहीं कंबोडिया आसियान में भारत के समर्थक देशों में से है। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को और बल मिलेगा। 4 दिवसीय यात्रा के अगले चरण में उपराष्ट्रपति 17 सितंबर को लाओस की राजधानी वियंतिन रवाना होंगे। ओम प्रकाश के साथ नीलू व्यास, नोम पेन, कंबोडिया। भारत की इच्छा के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को महासभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। भारत ने इससे संबंधित पिछले सत्र के दस्तावेज को मंजूर किए जाने का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में प्रयासरत भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत है, क्योंकि किसी भी देश ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अंतिम दिन अध्यक्ष सैम कुटेसा ने जब इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पेश किया तो 193 में से किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद 70वें सत्र में बहस और सरकारों के बीच सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर लिखित समझौते का रास्ता खुल गया है। हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जीत है और जितने भी रिफॉर्म माइंडेड कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में जो चाहते थे कि बदलाव हो, उसमें सुधार हो, उसमें विस्तार हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि 23 वर्षों के बाद जब से ये यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा पर ये मुद्दा रहा है और 7 साल इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें भी पहली बार अब हमारे सामने एक टेक्स्ट है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को इससे बल मिला है। दरअसल भारत ने ही इस बात पर जोर दिया था कि इसके लिए सदस्य देशों को लिखित रूप से अपने पक्ष रखने चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए। इसके लिए कई देशों ने अपने विचार दिए। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के ढांचे में बदलाव होना चाहिए। There are still disagreements embodied in that text. There are still what they call square brackets, where different countries have taken different positions on the same issue. And therefore, though it is an important step forward and to be welcomed, we are no closer to a satisfactory outcome. We are not closer to an agreement. Remember that to amend the UN Charter, which is what is required to transform the membership of the Security Council. अब इस दस्तावेज के आधार पर एक बार फिर विचार विमर्श का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक और मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे पारित करने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लंबी चर्चा के बाद ये मसौदा एक न बदले जाने वाले दस्तावेज का रूप लेगा। अगर चर्चा के बाद स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बन जाती है तो मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों वाली संख्या में कुछ और देश जुड़ सकते हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मेलकम टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। गवर्नर जनरल पीटर कॉस्ग्रोव ने कैनबरा में टर्नबुल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। टर्नबुल बीते 8 साल में ऑस्ट्रेलिया के 5वें प्रधानमंत्री हैं। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी में आंतरिक विद्रोह के बाद टोनी एबट प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटना पड़ा था। लिबरल पार्टी की अंदरूनी वोटिंग में टर्नबुल को 54 जबकि एबॉट को 44 वोट मिले थे। टर्नबुल समलैंगिक विवाह के समर्थक माने जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद टर्नबुल ने कहा कि इस मसले पर ऑस्ट्रेलिया की जनता फैसला करेगी। इसके लिए अगले साल संसदीय चुनाव के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। The coalition, our government, has decided that the resolution of this matter will be determined by a vote of the people, via all the people, via a plebiscite to be held after the next election.
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की बैठक में शरणार्थियों के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। चेक, स्लोवाकिया और हंगरी कोटा के खिलाफ हैं। हालांकि ज़्यादातर देश इस मुद्दे पर अक्टूबर में फिर बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच यूरोप के कई देशों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। शरणार्थियों को देश की सीमा में घुसने से रोकने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया से लगी सीमा पर जाँच शुरू कर दी है। वहीं हंगरी ने कानून पारित करके गैर कानूनी तरीके से सीमा में घुसने वाले लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यूरोप के देशों के जरिए बनाए गए नए नियमों से शरणार्थी कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं और इस बीच बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप जा रहे करीब 22 शरणार्थियों की आज डूबकर मौत हो गई। हादसा तुर्की से ग्रीस जाते हुए नाव पलटने से हुआ। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।